हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। यूपीएससी यूपीएफओ के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस। इनमें से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटियाँ आने की क्वेश्चंस, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? Which among the following constitutional article directs the government to make provision for work to all? Article 32, Article 32, 33, Article 32, 33, 39, Article 32, 33, 39 and 40. So the right answer is C, Article 32, 33, 39. Article 32 क्या कहते हैं? The state shall make effective provision for securing a right to work, to education and to public assistance. In case of unemployment, old age, sickness, disablement and other cases of undeserved. और आर्टिकल 33 कहता है द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। और आर्टिकल 39 कहता है द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द सिटीजन्स मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट to an adequate means of livelihood. Article 40 is about village panchayat. So C. Next question is what does Article 41 deal with? A है worker participation in the management. B compensation to workers. C grievance redressal of worker. D creation of employment opportunity. जो राइट आंसर है वो है इसका ए, वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। और आर्टिकल जो 43A है थर्ड क्वेश्चन जो है which constitutional article provides that children below 14 years cannot be employed in hazardous industries? ऑप्शन है आर्टिकल 21, 22, 23, 24। जो इसका राइट आंसर है वो है इसका डी, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क एंड in any factory or mine or engage in any other hazardous employment। यानी कि किसी फैक्ट्री, किसी माइन, किसी भी ऐसे काम में जो उसके जीवन के लिए खतरनाक हो, वो 14 साल के कम साल के बच्चे नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पास्ट डिकेड अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर unorganized sector worker. How much population is approximately covered by it? Options are less than 10%, less than 20%, less than 30%, less than 40%। जो इसका राइट आंसर है वो है बी, लेस देन 20%। फिफ्थ क्वेश्चन हैगा In which year did the government introduce PM Jeevan Jyoti योजना, PM बीमा सुरक्षा योजना एंड अटल पेंशन योजना? आंसर है 2015, 2014, 15, 16, 2014, 2017। जो इसका राइट आंसर है वो है ए, 2015। 2015 में जो स्कीम गवर्नमेंट इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी थी वो थी PM जीवन ज्योति योजना। ये थी एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PM सुरक्षा बीमा योजना। और जो कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम थी उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, वर्कर्स के लिए, वो थी अटल पेंशन योजना। तो लेट्स सी व्हाट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। हाउ मैनी वर्कर्स आर मेंबर्स ऑफ EPFO? ए है 10 मिलियन अप्रॉक्स, 15 मिलियन अप्रॉक्स, 25 मिलियन अप्रॉक्स, 35 मिलियन अप्रॉक्स। जो इसका राइट आंसर है वो है सी, 25 मिलियन अप्रॉक्स। यानी कि
25 मिलियन से अबाउट 26 मिलियन। जो ये EPFO है, इसमें जो वर्कर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, मिलिट्री पर्सनल एंड एम्प्लॉय ऑफ स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs। सेवन क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द कंट्रीब्यूशन टू द EPFO कंपल्सरी? When the employee is earning up to 15,000 per month, when the employee is earning more than 15,000 per month, when the employee is earning up to 25,000 per month, when the employee is earning more than 25,000 per month। जो इसका राइट आंसर है वो है A, when the employee is earning up to rate 15,000 per month। जो इसके कंट्रीब्यूटर्स होंगे EPFO के लिए वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों होंगे, और जब उस एम्प्लॉय की जो अर्निंग होगी वो 15,000 तक होगी पर मंथ, यानी कि अगर डॉलर में पूछा जाए तो $220, और ये वॉलंटरी होती है व्हेन द एम्प्लॉय अर्न्स मोर देन दिस अमाउंट। 8th क्वेश्चन है, what should be the minimum number of employees for the application of EPFO? A है 10, 20, 13, 50। जो इसका राइट आंसर है वो है B, एटलीस्ट 20। 9th क्वेश्चन है, what is the contribution of employer to the EPFO scheme? 9 का है, A का है 1.6 to 3.67%, B है 10 to 12%, C 2.5 to 5%, D है 12.5%। जो 9 का राइट आंसर है वो है A, 1.6 to 3.67%। What is the contribution of the employee to the employee pension scheme? जो कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉय का वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कितना होगा? 1.5, 5, नथिंग, या इधर A और B, 1.5 और 5, या जो 10 का राइट आंसर है वो है C, कुछ नहीं, नथिंग। द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS, not EPFO, it is talking about EPS। EPS is contributed to by the employer 8.33% and government 1.16%, but not the employer। एम्प्लॉय और गवर्नमेंट करेंगे, एम्प्लॉय नहीं करेगा यानी। जो इसका राइट आंसर हो गया वो हो गया C, नथिंग। 11th क्वेश्चन है, हाउ मच डज द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू द एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम? लेस देन 1%, लेस देन 3%, लेस देन 5%, 7.5%। जो 11 का राइट आंसर है वो है A, लेस देन 1%। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेज लिमिट फॉर ESI सब्सक्राइबर अंडर द न्यू रूल? 15,000, 21,000, 28,000, 35,000। 12th का राइट आंसर है B, 21,000। जो ESI सेंट्रल की अमेंडमेंट रूल्स हैं 2016 के, उन्होंने नोटिफाई किया था 22 दिसंबर 2016 को, और एक्सपेंड करी थी कवरेज जिसकी एम्प्लॉयज़ अर्निंग 21,000, और US डॉलर में गया 313.53 US डॉलर। और 1 जनवरी 2017 को ये 21,000 एक्सपेंड करी। जो पहले वेज लिमिट थी ESI की सब्सक्राइबर के लिए वो थी 15,223 US डॉलर पर मंथ। Subsequently, the Employees State Insurance Central Amendment Rules 2017 was notified on 20 January, detailing new maternity benefit for women who have insurance। So, इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया B। क्वेश्चन नंबर 13, consider the following statement।
sickness benefit under ESI coverage is 70% of the average daily wage and is payable for 91 days during 2 consecutive benefit periods. The above statement is correct except it is 75% of the average daily wage. The above statement is correct except it is 60% of the average daily wage. The above statement is correct. The above statement is correct except that is payable for 120 days. तो जो इसका राइट आंसर है वो सी, द अवर स्टेटमेंट का है, ये पूरा स्टेटमेंट सही है. 14 क्वेश्चन. In case a worker is disabled in a private sector factory while working, who pays the worker under Employees Compensation Act? The private sector employer, the government and the private sector employer, the government and the trade union, private sector employer and the trade union. जो इसका राइट आंसर है वो ए, द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर. जो एम्प्लॉयर होगा प्राइवेट सेक्टर का वो इसको देगा, कंपनसेट करेगा. 15 का हु अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, विच अमंग द फॉलोइंग? A worker contracts an occupational disease, then the employer has no liability. The worker contracts an occupational disease, then the employer is liable. The employer is only responsible for death or disability of the while working. Both the government and the employer compensate the worker. जो इसका राइट आंसर होगा बी, द वर्कर कॉन्ट्रैक्ट्स एन ऑक्यूपेशनल डिसीज देन द एम्प्लॉयर इज लायबल. सिक्सटीन क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट आर द इंजरीज लिस्टेड? Part 1 to Schedule 1, Part 1 and 2 Schedule 1, Part 1 Schedule 1, Part 2 Schedule 1, Part 1 and 2 Schedule 2. जो इसका राइट आंसर है वो है इसका ए, Part 1 and 2 Schedule. 16 का ए. Now question 17. How is compensation for death calculated? A, 25% of the monthly wage multiplied by the relevant factor, age, or an amount of rate 100,000 or 10 lakh, 1 lakh, whichever is more. B है 75% of the monthly wage multiplied by the relevant factor, age, or an amount of 50,000, whichever is more. 200% of the monthly wage multiplied by the relevant factor or an amount of 1,80,000, whichever is less. 50% of the monthly wage multiplied by the relevant factor, age, or an amount of trade 80,000. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. और जो इसका राइट आंसर है वो है इसका डी, 50% ऑफ द मंथली वेज मल्टीप्लाई बाय द रेलेवेंट फैक्टर, एज, और एन अमाउंट ऑफ रेट 80,000, विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा हो. क्वेश्चन 18. When did the latest maternity benefit act come in force? A, April 1st 2014, April 1st 2015, April 1st 2016, April 1st 2017. जो इसका राइट वो आया था 9. जो इसका राइट आंसर है वो तो है डी, अप्रैल 1st 2017. और जो पहले इसके पहले वाला था वो था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961. इसमें कुछ अमेंडमेंट हुई थी जो 2017 में 1 अप्रैल से फोर्स में आई थी, और इसमें सब बेनिफिट्स भी इंक्रीज हुए थे. सो द राइट आंसर इज डी. व्हाट इज 19 क्वेश्चन? द न्यू मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आप ए या बी से भी आंसर दे सकते हैं. वुमेन इन द गवर्नमेंट सेक्टर, वुमेन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. जो राइट आंसर होगा वो है इसका बी, वुमेन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. जो अमेंडमेंट हुआ था इसका, उसमें क्या हुआ था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो मैटरनिटी लीव है, पेड मैटरनिटी लीव, वो 26 वीक्स हो सकती हैं, और उससे ज़्यादा बढ़ा के 12 वीक्स से 26 वीक्स तक हो सकती हैं फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, से पहले 2 बच्चों की.
क्वेश्चन 20 है, हाउ मच इज़ द पेड मैटरनिटी अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। जो इसका राइट आंसर है वो है बी, 26 वीक्स फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन। 21 है, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ वीक्स अंडर मैटरनिटी लीव व्हाट इज इंडियाज रैंक? 1 2 3 4। जो इसका राइट आंसर है वो है सी, 3। इंडिया नाउ हैज़ द थर्ड मोस्ट मैटरनिटी लीव इन द वर्ल्ड फॉलोइंग। नंबर 1 पे है कनाडा 50 वीक्स, नॉर्वे है सेकंड नंबर पे 44 वीक्स। 22 है, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 जो डज नॉट प्रोवाइड मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ अडॉप्शन एंड सरोगेसी, provides maternity leave in case of adoption and surrogacy, provides maternity leave only in case of surrogacy, provides maternity leave only in case of adoption। जो इसका राइट आंसर है वो है इसका बी, provides maternity leave in case of adoption and surrogacy। 23 virtual facility has been made mandatory for employees establishment over 20 plus 30 40 या 50। जो इसका राइट आंसर है वो है इसका डी, एस्टेब्लिशमेंट ओवर 50 एम्प्लॉयज़। सो डी इज़ द राइट आंसर। जो ये लॉ हैगा इसमें ये कहा गया है कि 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को कृषि फैक्ट्री देनी पड़ेगी विद इन ईजी स्टैंड, यानी कि आराम से आ जा सके। और इसमें है कि मदर कैन विजिट अप टू 4 टाइम्स अ डे, ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। और 24 है, हाउ मच मेडिकल बोनस ओवर द सैलरी अगेंस्ट मैटरनिटी लीव इज अ फीमेल वर्कर एंटाइटल्ड टू? 2500, 3500, 4500, 7000। जो इसका राइट आंसर है वो है इसका बी, 3500। जो 12 वीक्स की सैलरी है ऑफ फीमेल वर्कर इज एंटाइटल्ड टू अ मेडिकल बोनस ऑफ 3500, 3500। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी द applicable to which among the following has with more or 10 more or employees, 10 or more employees, 20 or more employees, 30 or more employees, 50 or more employees। जो 25 का राइट आंसर है वो है ए, एस्टेब्लिशमेंट विद 10 or more employment। The payment of gratuity act 1972 directs establishment with 10 or more employees to provide the payment of 15 days of additional wages for each year of service to employees who have worked at a company for 5 years or more। Next question is 26. What should be the employment status for payment of gratuity? Should be a permanent worker, should have worked for at least 1 year, should have worked for at least 5 years, should have worked for at least 3 years। जो इसका राइट आंसर है वो होगा इसका सी, शुड हैव वर्क फॉर एटलीस्ट 5 years। हाउ मच इज़ द क्वांटम ऑफ ग्रेचुइटी फॉर एन एम्प्लॉय हु हैज़ वर्क फॉर 10 years इन अ कंपनी? जो 27 उसका राइट आंसर है 15 days ऑफ एडिशनल सैलरी ईच ईयर इंटू 10। 28 का व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी? जो राइट फॉर्मूला है वो है इसका बी, ग्रेचुइटी इक्वल टू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26 इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द CGHS इंक्लूड्स। जो CGHS है वो क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड देयर डिपेंडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन एक्टिव सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय देयर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो 18, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग पेंशन। जो इसका राइट आंसर है वो इसका डी,
30 when was CGHS स्कीम स्टार्टेड, जो CGHS स्कीम है वो कब स्टार्ट हुई? 30 है सी 1954. 31 which among the following scheme is not run under EPFO? The Employees Provident Fund Scheme, the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, Employees Gratuity Scheme, Employees Pension Scheme. जो इसका राइट आंसर है वो है सी, द एम्प्लॉय ग्रेजुएटी जो स्कीम है वो EPFO के अंडर काम नहीं करती है. 32 है when did the Pension Fund Regulatory and Development Authority came into existence? 1955, 1972, 2003, 2015. जो राइट आंसर है इसका वो है 32 का सी 1972. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इन्हें एस्टेब्लिश की थी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA. PFRDA. 33 when was the national scheme launched in the country? 2002, 4, 14, 15. Right answer is B 2004. द नेशनल पेंशन स्कीम NPS, जो शॉर्ट में कहा जाता है NPS, ये लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 2004 को. और इसमें क्या होता है, प्रोवाइड्स रिटायरमेंट इनकम टू ऑल सिटीजन्स. इट होप्स टू एनकरेज सिटीजन्स टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग फॉर रिटायरमेंट. 34 व्हाट इज द कवरेज पॉपुलेशन ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम? New government recruits except armed forces, all citizens of the country, all employees except those in the unorganized sector. जो 34 का राइट आंसर है वो है सी all citizens of the country. What is tier 1 under national tier 1 account under national pension scheme? You cannot withdraw under tier 1 account until you are 60 years of age. You cannot withdraw under tier 1 account until 60 except under emergency condition. You cannot withdraw under tier 1 account until you have been a member for 10 years. You cannot withdraw more than 25% from this account before the age of 60. जो इसका जवाब है वो काफ़ी आसान है. आप अपने दिमाग से लगाइए कि जो अपना एम्प्लॉय हो उसको कोई परेशान क्यों करे. 60 की एज लगा के अगर उसको कोई इमरजेंसी होगी तो वो निकाल सकता है ना. यानी बी यू कैन नॉट विड्रॉ अंडर tier 1 account until 60 except under emergency conditions. 36 which of the following is not true about tier 2 account under NPS? जो 36 वो है it is like saving account. You need to ensure that the account has INR, यानी INR का होता है Indian rupees, Indian rupees 2000 at the end of the year. You need to open the account with 5000 minimum. There are no tax benefits in it. जो 36 का राइट आंसर है वो सेम. You need to open the account with 5000 minimum. ये जो है वो ये सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा होता है और ये इसमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है. कब कैसे कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है, ये बस आपको 1000 रुपये इसको चाहिए होता है और कि इसमें 2000 रुपये एंड ऑफ द ईयर रख रहा है. और इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता है जब ओपन अकाउंट कर मतलब अकाउंट ओपन से. और इसे कह सकते हैं म्यूचुअल फंड्स का बेटर वर्जन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 when did the public provident fund come into existence? 37 1962, 1968, 1972, 1978. जो इसका राइट आंसर है वो है इसका 1968 की पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF.
The public provident fund is saving कम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया, यानी कि सेविंग कम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया. द नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंट्रोड्यूस इन PPF in 1968. What is the rate of interest under PPF at present? प्रेजेंट में PPF का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? द रेट वेरीज, यानी कि रेट चेंज होता रहता है. 9.2% है या फिर 8% या 8.1%. जो 38 का है वो है 8.1%. ESI applies on which type of establishment? Government, both government and private, any establishment with 10 or more employees, any establishment with at least 50 employees. जो इसका राइट आंसर हुआ है वो इसका सी, एनी एस्टेब्लिशमेंट विद 10 और मोर एम्प्लॉयज. ESI provides only medical benefit, only cash benefit. Both medical and cash benefit depend on the discretion of the head of the establishment. जो इसका राइट आंसर हुआ वो इसका सी, बोथ मेडिकल एंड कैश. क्वेश्चन नंबर 41. Who are eligible under राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना? BPL family, all the citizens of India, those in the unorganized sector, all those whose income is less than 15,000 per month. जो इसका राइट आंसर है वो है BPL फैमिली. और जब ये इसको लॉन्च किया गया था तब ये इसकी ये जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर थी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम BPL लाइन, यानी कि बिलो द पेवर्टी लाइन के लिए जब लॉन्च की थी, जो इसका एम था वो इसको हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देने का था BPL फैमिलीज को. और अब जो है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, अब ये है आयुष मिनिस्ट्री के अंदर, आयुष भारत. तो राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज हॉस्पिटलाइजेशन? 42 है. व्हाट इज हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज अंडर RSBI? जो इसका हॉस्पिटल कवरेज है वो कितना है? 30,000. How many family members are covered under RSBI? Self and spouse, and that is 2. Self, spouse and 2 children, that is 4, 5. C5 है, यानी all the members of the family including children not more than 18. जो इसका राइट आंसर है वो है 5. सेल्फ, स्पाउस और 3 डिपेंडेंट्स, यानी कि टोटल 5. 44. Which is true about RSBI? Hospitalization is valid only in government hospital. Hospitalization is valid in both private and public hospitals. Hospitalization is valid in only central government hospital. Private hospital is valid only when the chief medical officer recommends. जो इसका राइट आंसर है वो इसका बी, प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल दोनों. 45. Employment state insurance scheme is applicable to which of the following? Hotel, shops, cinemas, restaurant, newspaper, establishment, road, motor transport employ more than 20 people. Hotel, shops, cinemas, restaurant, newspaper, establishment, road, motor transport enterprises employment more than 10 people. Non-seasonal factory employ more than 20 people. All of them. जो इसका राइट आंसर वो है ए, होटल, शॉप्स, सिनेमास, रेस्टोरेंट्स, न्यूज़पेपर, एस्टेब्लिशमेंट, रोड, मोटर. 46. When did आम आदमी बीमा योजना स्कीम कम इनटू एग्जिस्टेंस? जो इसका राइट आंसर वो 7. Who are covered under आम आदमी बीमा योजना? Rural landless household. How many people are expected to be covered under Ayushman Bharat? Entire population more than 30 crore people, more than 10 crore people families,
अबाउट 25 करोड़ फैमिली। 48 का जो है राइट आंसर है वो है सी। फोर्टी नाइन, हाउ मच कवरेज इज ऑफर्ड अंडर आयुष्मान भारत? ये तो सभी को पता होगा, अप टू 5 लाख पर फैमिली। लास्ट बट नॉट लीस्ट, the Social Security Code bill has been introduced in the Lok Sabha. What is true about the bill? It will create a Social Security fund to take care of medical, pension, death and disablement. It will create a Social Security fund to take care of pension, death and disablement. It will take care of pension including unorganized sector. The fund will take care of medical, death and disablement coverage. जो इसका राइट आंसर है वो है इसका ए। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।